देखो, हम बात कर रहे हैं आज की क्लास में रेसिडेंशियल स्टेटस की। रेसिडेंशियल स्टेटस, तो रेसिडेंशियल स्टेटस जो चैप्टर है ये यूनिट नंबर 1 का पार्ट है। यूनिट नंबर 1 में दो प्रैक्टिकल टॉपिक है, एक रेसिडेंशियल स्टेटस और दूसरा एग्रीकल्चर इनकम। तो रेसिडेंशियल स्टेटस जो है ये एग्रीकल्चर इनकम के कंपैरिजन में क्वेश्चन इससे ज्यादा आते हैं। एग्रीकल्चर इनकम से आपको क्वेश्चन दिखेगा लेकिन रेयर क्वेश्चन है, मतलब कभी कभी आने वाला क्वेश्चन, लेकिन इससे पेपर में ज्यादा सवाल आता है। मेरी बात समझ में आ गई? तो हम बात कर रहे हैं रेसिडेंशियल स्टेटस की, जिसको हिंदी में बोलते हैं निवास स्थिति। हिंदी में बोलते हैं इसको क्या? निवास स्थिति। सुनो मेरी बात, क्या होता है, एक टॉपिक या एक वर्ड आपको पता होगा, उसका नाम है सिटीजन। सिटीजन, सिटीजन मतलब क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं नागरिक। सिटीजन मतलब नागरिक। और एक वर्ड है रेसिडेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं निवासी। तो मैंने दो वर्ड लिए, सिटीजन और रेसिडेंट, दोनों सेम नहीं होता है। सिटीजन और रेसिडेंट दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो सिटीजन जो होता है, सिटीजन एक लीगल टर्म है, लीगल टर्म, और रेसिडेंट जो है एक इकोनॉमिक टर्म है। अभी क्या क्या बता रहे हो सर हमको आप? अब एकदम मुद्दे की बात बोलूं, इनकम टैक्स वाले को अगर आपसे टैक्स वसूलना है तो वो आपकी सिटीजनशिप नहीं देखेगा, वो आपकी रेसिडेंटशिप देखेगा। इनकम टैक्स वालों को अगर आपसे टैक्स लेना है तो आपके सिटीजनशिप से उनको कोई मतलब नहीं है, उनको आपकी रेसिडेंटशिप से मतलब है। आप कहां के नागरिक हो ये मतलब नहीं है उसको, आप कहां रहते हो उससे मतलब है। हो सकता है कि आप अमेरिका के नागरिक हो लेकिन रहते कहां हो? भारत में, इंडिया में रहते हो लंबे समय से। या फिर आप इंडिया के नागरिक हो लेकिन रहते आप बहुत समय से कहां हो? अमेरिका में। तो आप रह कहां रहे हो डिपेंड उसके ऊपर करता है कि आपको इधर टैक्स देना है कि नहीं देना है। आप सिटीजन कहां के हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये चैप्टर बेसिकली रेसिडेंशियल स्टेटस जो है ना, ये बताता है कि आपसे टैक्स लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, और लिया जाएगा तो कितनी इनकम पर टैक्स लिया जाएगा। क्लियर है? तो रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर जो है ना बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है। कितने पार्ट में? दो। एक है पार्ट ए और दूसरा पार्ट बी। पार्ट ए क्या बताता है? पार्ट ए बोलता है डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, और पार्ट बी बोलता है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस और दूसरा है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। तो मैं आप लोगों को पार्ट बी पहले करवा रहा हूं, पार्ट ए उसके बाद कराऊंगा। हमेशा से आज तक मैं हमेशा पार्ट ए को ही पहले कराया था, लेकिन अभी एक्सपेरिमेंट करके देख रहा हूं, पार्ट बी पहले करा रहा हूं और पार्ट ए मैं इसके बाद कराऊंगा। ठीक है सर, हमारे ही ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लो आप। अरे फर्क नहीं पड़ेगा, दिखते जाओ। पार्ट बी क्या होता है? इसको समझने के लिए अपन एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, देखना। पहले तो बताओ, ये एक पर्सन है, कैसा पर्सन है? इंडिविजुअल है। मैंने आप लोगों को इनकम टैक्स के बारे में बताया था कि इनकम टैक्स मतलब क्या? ऐसा कोई भी टैक्स जो किसी पर्सन की इनकम पर लगाया जाता है। ऐसा कोई भी टैक्स जो किसी पर्सन की इनकम पर लगाया जाता है, उस टैक्स को हम क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स बोलते हैं। तो मान लो एक पर्सन है, और कैसा पर्सन है ये? इंडिविजुअल। तो इस चैप्टर के अंदर ये इंडिविजुअल जो है, इसकी तीन टाइप की रेसिडेंशियल स्टेटस हो सकती है। पहला वो क्या हो सकता है मालूम है? पहला वो क्या हो सकता है मालूम है? ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। मैं लिखते जा रहा हूं, ध्यान से देखते जाना।
दूसरा होता है नॉन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। और तीसरा होता है नॉन रेसिडेंट। पहला क्या बताया मैंने? ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ओआर। दूसरा मैंने क्या बताया? नॉन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, NOR। और तीसरा मैंने क्या बताया? नॉन रेसिडेंट, NR। हिंदी में इसको बोलते हैं साधारण निवासी। ऑर्डिनरीली रेसिडेंट को क्या बोलते हैं? साधारण निवासी। नॉन ऑर्डिनरीली को क्या बोलते हैं? असाधारण निवासी। और लास्ट वाले को बोलते हैं अनिवासी। समझ में आ गई बात? मतलब कोई भी एक पर्सन, उसकी रेसिडेंशियल स्टेटस ये तीनों में से कोई एक हो सकती है। जैसे आप लोग, अपन लोग कंटिन्यूअसली कहाँ रहते हैं? इंडिया में रहते हैं। अगर बाहर गए भी तो हफ्ता 10 दिन के लिए जाएंगे, घूम फिर के वापस आ जाएंगे। मतलब हम परमानेंट कहाँ के निवासी हैं। तो आपकी रेसिडेंशियल स्टेटस अगर मैं कैलकुलेट करूंगा ना, तो क्या आएगी मालूम है? OR आएगी। अब जिन लोग आना जाना आना जाना आना जाना करते रहते, तो उनका हो सकता है कि क्या आ जाएगा, जो बहुत कम इंडिया में रहते हैं और मैक्सिमम इंडिया के बाहर रहते हैं, या ऐसा कुछ है, तो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या आ जाएगा? नॉन रेसिडेंट। लेकिन कितना, उसका क्राइटेरिया होगा कुछ ना कुछ, कि कौन सा पर्सन OR है, कौन सा पर्सन NOR है और कौन सा NR है। ये अपने को अगर समझना है तो ये जो टॉपिक है ना, ये पार्ट नंबर A में कवर होता है। कहां कवर होता है? पार्ट A में, कि कौन सा पर्सन रेसिडेंट OR है कि NOR है कि NR। ये हम कहां देखेंगे? पार्ट A में देखेंगे। तो मैं अभी पार्ट A आप लोगों को कराने वाला हूं, अभी नहीं। मैं पहले क्या कराने वाला हूं? बी के बाद A कराने वाला हूं। ठीक है? तो आप लोगों को बस मेरे को अभी ये समझाना था कि कोई भी पर्सन क्या हो सकता है, या तो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो सकता है, या क्या हो सकता है? नॉन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो सकता है, और नॉन रेसिडेंट। तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। और ये ईयर टू ईयर चेंज होते रहता है ना। ऐसा नहीं कि आप इस साल में OR हो तो अगले साल में भी OR रहोगे, जरूरी नहीं है। चलो आगे बढ़े। ये देखा क्यों जाता है? क्यों देख रहे हैं ऐसा? नहीं, टैक्स कैलकुलेशन तो लास्ट चीज है एकदम। ये इसलिए देखा जा रहा है, OR जो होता है ना, OR मैंने बताया जो सबसे ज्यादा इंडिया में रहा है, मतलब सबसे गहरा संबंध किसका इंडिया से है? OR से। फिर थोड़ा सा कम संबंध किससे है? फिर और नॉन रेसिडेंट का संबंध है इंडिया से, कनेक्शन है इंडिया से, लेकिन उससे भी कम। ऐसे भी लोग होते हैं जिसका कोई कनेक्शन ही नहीं है इंडिया से, तो वो नॉन रेसिडेंट भी नहीं है, उसके बाहर है वो। ध्यान से देखते जाओ मैं क्या बोल रहा हूं। क्या होता है, इनकम टैक्स वाले को अगर आपसे टैक्स लेना है, इनकम टैक्स वालों को अगर आपसे टैक्स लेना है, तो वो क्या चेक करेगी मालूम है आप लोगों का? रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करेगी। जिस टाइप की आपकी रेसिडेंशियल स्टेटस होगी, आपको टैक्स भी उसके अकॉर्डिंग ही देना पड़ेगा। अब आप मान लो उदय है, अमेरिका में रहता है, करोड़ों रुपए कमा रहा है, खूब इनकम कमा रहा है, लेकिन इंडिया कभी आता ही नहीं, इंडिया से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो आप आओगे यहाँ टैक्स देने? कोई लेना देना ही नहीं है इंडिया से, तो क्यों दोगे टैक्स? आप अमेरिका के हो लेकिन इंडिया आना जाना है, आपकी इनकम ही इंडिया से जनरेट होकर आ रही है, तो आप उसके ऊपर टैक्स दोगे कि नहीं दोगे? या इंडिया के आदमी हो आप, कमाते अमेरिका से हो बैठ के, तो उसके ऊपर टैक्स दोगे कि नहीं दोगे? मेरा बोलने का मतलब है, ये मान लो अमेरिका है, ये मान लो इंडिया है, ये इंडिया का आदमी है, यहीं से इनकम जनरेट करता है, तो इंडिया का जो आदमी है वो इंडिया की इनकम पर टैक्स देगा कि नहीं देगा? देगा। ये अमेरिका का आदमी है, इसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, वो अमेरिका में बैठे बैठे डॉलर कमा रहा है, तो वो इंडिया की गवर्नमेंट को टैक्स देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसका इंडिया से कोई लेना देना है। लेकिन कोई इंडिया का आदमी है जो अमेरिका से पैसा कमा रहा है, या कोई अमेरिका का आदमी है जो इंडिया से पैसा कमा रहा है, ऐसे लोगों की इनकम पर टैक्स कौन लेगा, अमेरिका की इंडिया? बस इसी सवाल का जवाब हमको कौन देता है मालूम है? रेसिडेंशियल स्टेटस, कि किसकी इनकम को टैक्स के दायरे में लेना है, इसको टैक्स के दायरे में नहीं लेना है।
समझ में आ गई बात? आगे तो मैंने अभी आप लोगों को बताया जो ओ आर होता है ना, ओ आर, उसका सबसे गहरा कनेक्शन होता है इंडिया से। सबसे ज्यादा क्लोज रिलेटिव अगर इंडिया का कोई है तो कौन है? ओ आर। उससे थोड़ा सा कम रिलेशन किसका है? उससे थोड़ा सा कम रिलेशन किसका है? एन आर का। चलो मान लो आज उदय का बर्थडे है, उदय का बर्थडे आज, तो इसके बर्थडे में मान लो उदय ने पार्टी रखी है। उदय ने क्या करी है? पार्टी रखी। तो उदय किसको किसको इनवाइट करेगा? अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहन लोग को इनवाइट करेगा, जो एकदम रोज उसी के साथ उठना बैठना खाना पीना नहाना धोना कर नहीं। अरे आप नहा के आए तो दरवाजे के बाहर कोई खड़ा रहेगा, आप निकले तो दूसरा घुसेगा। कुछ भी सोचते हो और आप हम लोग छोटे छोटे थे तो एक साथ घुस जाते थे सब। मेरा बोलने का मतलब है कि उदय जो है, जो उसके एकदम क्लोज रिलेटिव है, जो घर के एकदम मेंबर्स, पेरेंट्स और सिबलिंग्स, इनको इनवाइट करेगा नहीं। तो मैंने इनको इनर सर्कल में रखा है। आगे दूसरा सर्कल होता है रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। दूसरे सर्कल में मैंने किसको रखा? फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तो ये देखो नीतीश खड़ा है आया नहीं है क्लास? हाँ अच्छा, थोड़ा बड़ा बना दूं उसको, है ना, चारों में सबसे बड़ा वही है, देख लो। तो ये उदय के कौन है? फ्रेंड्स और रिलेटिव्स है, उनको इनवाइट करेगा। एक और सर्कल बना रहा हूं मैं, एक और सर्कल बना रहा हूं जिसमें अपन लेंगे किसको मालूम है? अड़ोसी पड़ोसी को, जान पहचान वाले, जिनको हमको इनवाइट करना पड़ता है लेकिन उतना ज्यादा गहरा संबंध नहीं है हमारा उससे। किसको ले रहे अपन? अड़ोसी पड़ोसी, नेबर्स। तो उदय के घेरे में कितने लोग आ गए? अब रास्ते में कोई जा रहा होगा गाड़ी से बैठ के, उसको पकड़ के बुलाएगा कि हाँ भाई बर्थडे में आ करके। उदय से जिसका कोई लेना देना नहीं उसको बुला के लाएगा कि उदय नहीं, ठीक है उदय के घेरे में जितने लोग हैं उतने लोगों को ही बर्थडे में बुलाया जाए। अब ध्यान से सुनो, अब बर्थडे में बुला तो लिया, अब बारी आ रही गिफ्ट लेने की। उदय को चाहिए बाइक। उदय को क्या चाहिए? बाइक। जो भी है, उदय को चाहिए बाइक। तो उदय अपने पड़ोसी को बोलेगा जाके मेरे को बाइक दो, अपने दोस्त लोगों से मांगेगा, अपने रिश्तेदारों से मांगेगा नहीं, किससे मांगेगा? जो अपने क्लोज रिलेटिव है उनसे मांगेगा। क्यों क्यों ऐसा कर रहा है वो? क्यों ऐसा किया? किससे वो सबसे गहरा? क्योंकि इनसे वो सबसे क्लोज रिलेटिव है, इस वजह से इनके ऊपर उसका हक सबसे ज्यादा है। दोस्त लोग आएंगे, वो भी अच्छा खासा गिफ्ट देंगे, लेकिन उतना नहीं देंगे, हक से उनसे बोल नहीं सकता मेरे को ये लेके दो। वो देगा 1000-1100 रुपए दे के जाएगा, या कोई अच्छा खासा महंगा गिफ्ट दे के जाएगा, लेकिन उतना बड़ा गिफ्ट नहीं देगा जितना इन लोगों के ऊपर वो मांग सकता है। और इन लोगों से लिफाफा खोल के देखेंगे 50 रुपए, 100 रुपए, इन लोग देंगे गिफ्ट, नहीं देंगे वाली बात नहीं है, कोई तो बिना दिए भी चले जाएगा, लेकिन देंगे जरूर, लेकिन उतना नहीं देंगे। हक से तो उनसे भी नहीं मांग सकते आप। हक किसके ऊपर है आपका? इनके ऊपर। लेकिन अगर इनकी कंडीशन नहीं देने की तो आप उनसे बोलोगे नहीं मेरे को बाइक लेके तो नहीं, डिपेंड करेगा इनकी स्थिति के ऊपर, ठीक है। अब ये समझ में आ गई बात? तो मैंने फर्स्ट घेरे में किसको रखा? एकदम क्लोज रिलेटिव, तो इनको मैं ओ आर बोल दूं। जो थोड़े से बाहर वाले सर्कल में उसको मैं क्या बोल दूं? और जो आउटर सर्कल में है, और जो बाहर वो आदमी बाइक में घूम रहा था,
उसको हम कोई कैटेगरी में रखे ही नहीं है, बाहर है उससे, क्योंकि उससे हमारे को कोई लेना देना ही नहीं। क्लियर है? आगे तो तीन बंदे होते हैं, एक होता है ओ आर, एक होता है एनओआर और तीसरा होता है एनआर। ओ आर, एनओआर और एनआर। इनकम दो टाइप की होती है, एक होती है इंडियन इनकम और एक होती है फॉरेन इनकम। इंडियन इनकम और दूसरी फॉरेन इनकम। जो ओ आर होता है ना, ओ आर, देखो जो ओ आर होता है ना, वो अपनी इंडियन इनकम प्लस फॉरेन इनकम दोनों पे टैक्स देता है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? ओ आर जो होता है वो चाहे इंडियन इनकम हो चाहे उसकी फॉरेन इनकम हो, दोनों पर टैक्स देगा। जो एनओआर होगा वो इंडियन इनकम पर टैक्स तो देगा ही देगा, लेकिन कुछ फॉरेन इनकम पर टैक्स देगा और कुछ फॉरेन इनकम पर टैक्स नहीं देगा। और जो एनआर है ना, वो इंडियन इनकम पर तो टैक्स देगा लेकिन फॉरेन इनकम पर टैक्स नहीं देगा। और कुछ ऐसी इनकम होती है जो नॉन टैक्सेबल इनकम होती है। कैसी टैक्सेबल होती है? तो ऐसी इनकम पर ना तो ओआर टैक्स देता है, ना एनओआर, ना एनआर। ये इस पूरे चैप्टर का क्रक्स है। अभी रूल्स समझाना स्टार्ट नहीं क्यों, इस चैप्टर का भी कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करो आपके दिमाग में, ये है क्या। अब रूल समझाऊंगा अब आप लोगों को। तो इनकम कितने टाइप की होती है? दो टाइप की नहीं होती, अब आप तीन टाइप की बोलोगे, इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम और नॉन टैक्सेबल इनकम। नॉन टैक्सेबल इनकम फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर इनकम। तो इंडियन इनकम पर टैक्स कौन देता है? और फॉरेन इनकम पर भी ओआर। ओआर मतलब दोनों पर टैक्स देगा। एनओआर इंडियन पर तो देगा ही, लेकिन कुछ फॉरेन इनकम पर देगा, कुछ के ऊपर नहीं देगा। और एनओआर, एनआर सॉरी, इंडियन पर देगा, फॉरेन पे नहीं देगा। और नॉन टैक्सेबल में तो कोई टैक्स नहीं देता है। तो आप लोगों को क्या करना है मालूम? इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो आपको है ना ऐसे पॉइंट वाइज है ना 10-12 ठोक इनकम दे देगा। पॉइंट वाइज क्या कर देगा? 10-12 ठोक इनकम दे देगा। और आदमी एक ही रहेगा उस क्वेश्चन के अंदर। मान लो अपन उदय की बात करें तो उदय ही लिख देता हूं मैं, और आपको पॉइंट वाइज ऐसे करके 10-12 इनकम दे देगा अलग अलग से। ये इनकम इंडिया से हुई, वो इनकम बाहर से हुई, ऐसा ऐसा करके लिखा हुआ मिलेगा। क्वेश्चन में बोलेगा अगर उदय ओआर होगा तो उसकी टोटल इनकम निकाल के बताओ। अगर उदय एनओआर होगा तो उसकी इनकम निकाल के बताओ। और अगर उदय एनआर होगा तो उसकी इनकम निकाल के बताओ। मतलब एक ही आदमी को तीन अलग अलग चश्मे से देखना है। गलत थोड़ी बोल रहा हूं। एक ही आदमी को हमको क्या करना है? तीन अलग अलग नजरिए से देखना है। अगर वो ओ आर होगा तो उसकी इनकम कितनी होगी, अगर वो एन ओ आर होगा तो उसकी इनकम कितनी होगी, अगर वही आदमी क्या होगा, एन आर होगा तो उसकी इनकम कितनी होगी। देखो उधर आपकी आंख छूट गई भाई। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे ना, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं मालूम है? ऐसा एक कॉलम बनाते हैं। क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो ऐसा एक कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम किसका होगा? ओ आर का। दूसरा किसका होगा? एनओआर का। और तीसरा किसका होगा? एनआर का। आपको जो क्वेश्चन में पॉइंट दिए रहेंगे उस पॉइंट को यहाँ लिखना है, और जो रूल जिसके ऊपर अप्लाई होता है यहाँ पर अप्लाई करके उसकी इनकम को यहाँ पे डाल देना है। और लास्ट में क्या कर देना है? टोटल मार देना है। बस क्वेश्चन इतना ही काम करना रहता है। क्लियर आ गई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम रूल्स में आ जाते हैं। ये है रूल्स। सबसे पहले हेडिंग में लिखोगे कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। क्या लिखोगे? ग्रॉस टोटल इनकम। पर्टिकुलर्स कॉलम ओ आर का, एनओआर का और एनआर का। तो सबसे पहला नंबर पर मैंने क्या लिखा है? इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। ऐसी कोई भी इनकम जो इंडिया में रिसीव हो रही है, रिसीव प्राप्त हो रही है इंडिया में, तो ऐसी इनकम ओआर के केस में भी टैक्सेबल होती है, एनओआर के केस में भी टैक्सेबल होती है और एनआर के केस में भी टैक्सेबल होती है। किस कौन सी इनकम की बात कर रहा हूं मैं? इनकम जो इंडिया में
रिसीव होती है। और इनकम रिसीव होना मतलब आप क्या समझते हो? उस इनकम का आपके कंट्रोल में आ जाना। वो इनकम हो सकता है कि आपके हाथ में कोई लाके दे दे कैश में, या आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, उसको हम क्या मानते हैं? इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। आगे नेक्स्ट क्या है? इनकम एक्रूड इन इंडिया। ऐसी इनकम जो इंडिया में जनरेट हुई है, इंडिया में पैदा हुई है वो इनकम, ऐसी इनकम को हम क्या बोलते हैं? इनकम एक्रूड इन इंडिया। तो ऐसी इनकम जो इंडिया से ही जनरेट हो रही है, तो ऐसी इनकम भी क्या करेंगे हम? तीनों के केस में टैक्सेबल करेंगे, चाहे वो ओआर हो, एनओआर हो और एनआर हो। तो चाहे इनकम रिसीव्ड हो चाहे एक्रूड हो, तीनों के केस में टैक्सेबल। ये दोनों समझ में आया आप लोगों को? अब इनकम एक्रूड इन इंडिया के आगे मैंने पॉइंट नंबर 1 लिखा है। अब आप कैसे मानोगे कि कौन सी इनकम इंडिया में एक्रू हुई है? पता कैसे चलेगा? कुछ कुछ तो देख के समझ में आ जाएगा, लेकिन कुछ कुछ ऐसी इनकम होती है जिसको आपको रूल नहीं पता रहेगा, तो आप उसको समझ नहीं पाओगे कि वो एक्रूड इन इंडिया है कि नहीं है। तो 2 मिनट अपन इनकम एक्रूड इन इंडिया की लिस्ट देख ले। चलो, ऐसी कौन सी इनकम है जिसको हम क्या करते हैं? एक्रूड इन इंडिया मानते हैं। तो पहला क्या लिखा है? इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया। ऐसी इनकम जो ऐसे बिजनेस से चल रही है जो कहां है? इंडिया में। तो ऐसे बिजनेस से होने वाली इनकम को हम क्या मानते हैं? एक्रूड इन इंडिया। मान लो एक अमेरिका का आदमी है, अमेरिका में ही रहता है, लेकिन उसने एक बिजनेस कहां स्टार्ट करके रखा? इंडिया में। तो उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट को हम एक्रूड इन इंडिया मानेंगे। समझे मेरी बात को? अब यहाँ का प्रॉफिट भले ही उसको क्यों ना अमेरिका के बैंक अकाउंट में मिलता होगा, तो रिसीव तो नहीं हो रही उसकी इनकम यहाँ पे, लेकिन एक्रू तो यहाँ से होके जा रही है। मान लो एक आदमी है जो अमेरिका में रहता है, उसका एक मकान है इंडिया में, और उस मकान को उसने किराए पे दे के रखा है। तो उस मकान से मिलने वाला किराया उसकी इनकम है कि नहीं है? तो इनकम कहाँ से जनरेट हो रही है? इंडिया से। अब भले ही यहाँ का किराएदार उसके अमेरिका के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, तो रिसीव्ड इन इंडिया तो नहीं है, लेकिन एक्रूड इन इंडिया तो है। ऐसा तो मैं अभी बहुत सारी चीजें बताऊंगा इसमें। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया, तो उसको हम क्या मानते हैं? एक्रूड इन इंडिया। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एसेट, इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी इंडिया में है, अगर आपका कोई एसेट इंडिया में है, अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट इंडिया में है, और उससे अगर आपको किसी प्रकार की इनकम हो रही है, तो उस इनकम को हम क्या मानेंगे? एक्रूड इन इंडिया मानेंगे। समझे मेरी बात को? आगे सैलरी या फिर पेंशन। सैलरी कब मिलती है? जब आप नौकरी करते रहते हो, और जब रिटायर हो जाओगे तो क्या मिलता है? पेंशन। तो सैलरी ऑब्लिक पेंशन। तो सैलरी अगर आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पे मिल रही है, आप क्या हो? गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, और आपको सैलरी मिल रही है, तो आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी जाके काम करो, आपकी सैलरी को हम क्या मानेंगे? एक्रूड इन इंडिया। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए पूरा वर्ल्ड ही क्या है? इंडिया है। उसके पीछे का कारण क्या है वो उसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा एक चैप्टर, तो हम इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। सिर्फ अभी क्या है उसको समझ लो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर है और पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी काम करेगा, तो उसकी सैलरी कहीं पे भी मिले उसको मतलब नहीं है, हम उसकी सैलरी को क्या मानेंगे? एक्रूड इन इंडिया मानेंगे। और अदर एम्प्लॉय होगा तो उसकी सैलरी को एक्रूड इन इंडिया तभी मानेंगे जब उसने काम कहाँ किया है? सर्विसेज अपनी केवल इंडिया में दी है, तभी उसकी इनकम को हम एक्रूड इन इंडिया मानेंगे। 3 पॉइंट समझ में आया एक्रूड इन इंडिया का? पहला इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एसेट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, और सैलरी या पेंशन। नेक्स्ट, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ये आप हो, आपने किसी को लोन दिया है, क्या दिया है? तो सामने वाला उस लोन के ऊपर ब्याज देगा आपको, तो आपकी इनकम क्या हो गई? इंटरेस्ट हो गई। आपकी इनकम क्या है? इंटरेस्ट। आपने अपनी कोई एसेट को यूज करने के लिए दिया है किसी को, तो उसके बदले सामने वाला आपको क्या पे करेगा मालूम है? रॉयल्टी पे करेगा। क्या पे करेगा? रॉयल्टी पे करेगा। आपने अगर किसी को कोई सर्विसेज दे के रखी है, तो सामने वाला आपको क्या पे करेगा? फीस पे करेगा। लोन के बदले क्या मिलता है? इंटरेस्ट। रॉयल्टी के बदले क्या मिलता है? रॉयल्टी कब मिलता है? सॉरी, किसी एसेट के यूज करने के बदले दिया जाता है। और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, आपने किसी को किसी प्रकार की टेक्निकल सर्विस दे के रखी है, उसके बदले आपको क्या मिल रही है? फीस। तो
तो ये तीनों ही इनकम है, तीनों के लिए एक जैसा रूल चलता है, तीनों के लिए एक जैसा रूल चलता है। ठीक है, तो मैं लिखा ऊपर में क्या क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन, दूसरे नंबर पे क्या लिखा है, रॉयल्टी, और तीसरे नंबर पे क्या लिखा है, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट मतलब इसको ऐसे करके पढ़ोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, मतलब आपने आपने गवर्नमेंट को लोन दिया है और गवर्नमेंट आपको क्या दे रही है, ब्याज। तो वो ब्याज को एक्रूड इन इंडिया कब मानना है, अगर आपने गवर्नमेंट को लोन दिया है और आपको ब्याज मिल रहा है तो वो ब्याज हमेशा क्या कहलाएगा, एक्रूड इन इंडिया। आपने किसी ऐसे बंदे को लोन दिया है जो या तो रेसिडेंट है या फिर क्या है, नॉन रेसिडेंट है, मतलब आप गवर्नमेंट के अलावा किसी और बंदे को लोन देके रखे हो, वो बंदा रेसिडेंट भी हो सकता है और नॉन रेसिडेंट हो सकता है, तो उससे मिलने वाला लोन, उससे मिलने वाला ब्याज, सॉरी, एक्रूड इन इंडिया तभी होगा जब बिजनेस कनेक्शन इंडिया के साथ होगा। बिजनेस कनेक्शन इंडिया के साथ होगा मतलब मान लो ये एक आदमी है, इसने किसी को लोन दिया है और ये बंदा रेसिडेंट भी हो सकता है और नॉन रेसिडेंट कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही है, इसने इसको क्या दिया है, लोन। अब लोन के बदले इसको क्या पे करेगा, इंटरेस्ट इसकी इनकम है, ये भी पता है आप लोगों को। अब ये बंदा जो है लोन के पैसे को यूटिलाइज कहां कर रहा है, समझे मेरी बात को, इस पैसे का क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, और बिजनेस कहां करेगा, इंडिया में अगर कर रहा है तो मतलब ये जो मिलने वाला इंटरेस्ट है हम इसको क्या मानेंगे, एक्रूड इन इंडिया। और ये वाला जो इंटरेस्ट, सॉरी ये वाला जो बिजनेस है ये इंडिया के बाहर है, तो इससे मिलने वाला ब्याज भी एक्रूड इन इंडिया नहीं कहलाएगा। क्लियर है, तो वही सेम रूल किसके लिए कहलाता है, रॉयल्टी के लिए भी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। एक बार पढ़ लो इसको, रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट अगर है तो एक्रूड इन इंडिया होगा हमेशा, और रिसीव्ड फ्रॉम रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट होगा तो एक्रूड इन इंडिया ओनली इफ बिजनेस कनेक्शन इज विथ इंडिया। तो ये आपका रूल है। सबसे पहले अपन क्या देखे थे, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया तीनों में जाता है और इनकम एक्रूड इन इंडिया भी तीनों में जाएगा। पॉइंट नंबर 3, इनकम फ्रॉम बिजनेस आउटसाइड इंडिया, अगर बिजनेस इंडिया में चल रहा है तो उसकी इनकम को हम क्या मान लेते हैं, लेकिन हम तीसरे नंबर के पॉइंट में बात किसकी कर रहे हैं, बिजनेस, ऐसा बिजनेस जो इंडिया में नहीं चल रहा है, इंडिया के बाहर चल रहा है, तो ऐसे बिजनेस का हमको क्या देखना पड़ता है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। अगर कंट्रोल मैनेजमेंट कहां है तो उसकी इनकम 2 में जाएगी, किसमें किसमें, एनआर में नहीं जाएगी। अगर कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया से बाहर है तो उसकी इनकम कहां जाएगी, केवल, बाकी 2 में नहीं लेंगे। एग्जेम्प्टेड इनकम, नेक्स्ट क्या है, एग्जेम्प्टेड इनकम कहीं पर भी नहीं लेते। 5वें नंबर पे क्या लिखा है, पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इसको भी हम क्या करेंगे, किसी में नहीं लेंगे। क्या है समझने वाला पॉइंट। एग्जेम्प्टेड इनकम क्या है पहले देख लेते हैं, लिस्ट नंबर 2 में मैंने एग्जेम्प्टेड इनकम लिखा हुआ है। ये कुछ कुछ इनकम है जो क्या होती है, एग्जेम्प्टेड। पहला क्या लिखा है, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडिया, ये एग्जेम्प्ट होती है। गिफ्ट मिल रहा है किससे, रिलेटिव से, वो भी क्या होता है, एग्जेम्प्ट। शेयर इनकम और प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म टू पार्टनर, अगर किसी पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से क्या मिल रहा है, प्रॉफिट का शेयर मिल रहा है, तो वो भी क्या होता है, एग्जेम्प्ट। प्रोविडेंट फंड का मैच्योरिटी अमाउंट अगर आपको मिल रहा है तो वो भी क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। तो ये कुछ पॉइंट आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जेम्प्टेड इनकम की लिस्ट बना दी है। ऐसी कोई भी इनकम जो एग्जेम्प्ट होती है उसको कहां कहां लेते हैं, कहीं पे भी नहीं लेते। 5वें नंबर का पॉइंट पढ़ो, पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ये भी कहां लेते हैं, कहीं पे भी नहीं लेते। क्या लिखा है, पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम
ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। सुनो ध्यान से, हमारा प्रीवियस ईयर क्या है, उसके पहले के जो साल है, मान लो एक मिस्टर एक्स नाम के व्यक्ति है जो जो कहाँ रहते हैं, दुबई में। कहाँ रहते हैं, दुबई में। अब दुबई में रहते हैं तो आप लोगों को पता है दुबई में इनकम टैक्स नहीं लगता है। तो अब यहां पर वो पैसा कमा रहा होगा, कब कमाया होगा उसने, 23-24, उसके पहले कौन सा साल था, उसके पहले कौन सा साल था। तो प्रीवियस ईयर के पहले के जितने भी साल है ना, उसको मैं पास्ट बोल रहा हूं, पास्ट। प्रीवियस ईयर के पहले के जितने भी साल है उसको मैं क्या बोल रहा हूं, पास्ट। पास्ट मतलब ये, अब ये दुबई में रहता था, यहां पर रह के पैसा कमा रहा है, तो ऐसी इनकम को मैं क्या बोलूंगा, फॉरेन इनकम बोलूंगा कि नहीं, पास्ट की फॉरेन इनकम। और दुबई में रहता था तो ऐसी इनकम पर टैक्स लगा है क्या, नहीं लगा है, वो टैक्स फ्री इनकम है वहां की। अब क्या हुआ, समय आगे बढ़ता गया, कमा लिया पैसा अच्छा खासा, अब उसको इंडिया की याद आ रही है, अपने घर की। तो जब इंडिया वापस आएगा तो वहां की इनकम को वहीं छोड़ के आ जाएगा वो, तो क्या करेगा, वहां की इनकम को यहाँ लेकर आएगा। तो जो भी उसने कमाया होगा उसको अपने साथ लेकर इंडिया 2024-25 में आया। तो पढ़ो क्या लिखा है वापस से, पास्ट। पास्ट मतलब प्रीवियस ईयर के पहले के सालों में अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में, लेके आ रहा है, प्रीवियस ईयर में कमाया नहीं है उसने, कमाया कब है, पास्ट में, लेके आ रहा है प्रीवियस ईयर में। तो ऐसी इनकम पर भी टैक्स नहीं लगता है। इसको भी तीनों में क्या करेंगे, एग्जेम्प्ट, नहीं लेना ही नहीं है। पढ़ लो, समझ में आई बात। तो इनकम रिसीव्ड इन इंडिया क्लियर है, इनकम एक्रूड इन इंडिया क्लियर है। लिस्ट नंबर 2, इनकम ऐसे बिजनेस है जो इंडिया के बाहर चल रहा है, तो उसका क्या देखते हैं हम, कंट्रोल मैनेजमेंट। कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया में होगा तो 2 में जाएगा, 1 में नहीं जाएगा। और कंट्रोल मैनेजमेंट भी इंडिया के बाहर होगा तो 1 में जाएगा, 2 में नहीं जाएगा। एग्जेम्प्टेड इनकम, पास्ट अनटैक्स्ड इनकम ब्रॉट टू इंडिया, और अदर इनकम। अदर इनकम मतलब ऐसी इनकम जो ऊपर 1 से लेकर 5 में कवर्ड नहीं है, तो ऐसी इनकम को हम क्या करेंगे, OR में बस लेंगे, NOR और NR में नहीं लेंगे। क्लियर है। तो ये इसका बेसिक रूल है। अगर आप लोगों को, जैसे मैंने ऊपर में टिक लगाया है ये, तो इसका मतलब क्या है, टैक्सेबल, और मैंने काटा है मतलब क्या है वो, नॉट टैक्सेबल। अगर आपको ये फॉर्मेट और इसका रूल क्लियर है तो आपसे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं बनेगा, मतलब सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आप लोगों से। तो इसका मतलब ये नहीं रूल बता के खत्म कर दो रानी, कल की क्लास से मैं आप लोगों को अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। और ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, गिन के 3 से 4 क्लास में खत्म हो जाता है। तो अभी अपन पार्ट बी पहले स्टार्ट किए हैं, इसके पहले, इसके बाद अपन क्या स्टार्ट करेंगे, पार्ट ए, ठीक है। तो आप लोगों का काम क्या है, ये नोट्स आप लोगों से ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, तो आप लोग कॉपी बनाना चाहते हो तो बना लो, नहीं तो कॉपी देख मतलब काम भी चला सकते हो, जो PDF है आपके पास उससे, ठीक है। चलो क्लास ओवर, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।